नमस्ते और वेलकम। आज हम एक बहुत ही खास किताब के कुछ हिस्सों पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ। किताब का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ हाँ। और इसके लेखक हैं अंकित शर्मा। राइट। और ये उन लोगों के लिए है जो इस जर्नी के कहीं बीच में है। ये उन सुबहों के लिए लिखी गई है जब आंख खुलती है और मन कहता है आई जस्ट कांट डू दिस अगेन, लेकिन लेकिन शरीर फिर भी उठ जाता है। एग्जैक्टली और इसका सबसे पावरफुल आइडिया मुझे लगता है इसके फॉरवर्ड में ही मिल जाता है। आम सेल्फ हेल्प बुक्स आपको कहती हैं कि पॉजिटिविटी ढूंढो। हाँ, हमेशा ये किताब कहती है कि होप यानी उम्मीद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप ढूंढते हैं। होप इज समथिंग यू आर फोर्स्ड टू क्रिएट। क्रिएट नॉट फाइंड। यस। जब आपके पास कुछ नहीं बचता, इट्स एन एक्ट ऑफ डिफायंस, नॉट डिस्कवरी। Wow, that's a complete reframing. Hope as an act of creation. बिल्कुल। शायद इसीलिए लेखक शुरुआत चार्ल्स डिकिंस की उस फेमस लाइन से करते हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। राइट। ये लाइन आज भी इतना रेजोनेट करती है क्योंकि लाइफ कभी भी एक साफ इमोशन नहीं है। सही बात है। सोर्स कहता है इट्स ग्रीफ एंड लाफ्टर इन द सेम ब्रेथ, होप एंड होपलेसनेस शेयरिंग द सेम रूम। सब कुछ एक साथ चलता है। इट्स मेसी, कॉम्प्लिकेटेड। और इसी मेसीनेस को लेखक एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि ये किताब उन लोगों के लिए है जो इन बिटवीन फेस में है। इन बिटवीन। हाँ, जो जीते नहीं है पर हार भी नहीं मान रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से अजीब महसूस कर रहे हैं। जैसे काफका की मेटामॉर्फोसिस में होता है। Exactly, वही लाइन है। As Gregor Samsa awoke one morning, he found himself transformed into a gigantic insect. कभी-कभी हम खुद को अपनी ही लाइफ में एक अजनबी की तरह फील करते हैं। तो इसका मतलब ये किताब कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं दे रही, कोई 5 स्टेप्स टू हैप्पीनेस जैसा प्लान नहीं है। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट लेखक साफ कहते हैं, दिस बुक इज नॉट द सोल्यूशन, इट इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। तो फिर ये है क्या? ये एक सर्वाइवल बुक है, एक परमिशन स्लिप है टू बी रियल, नॉट जस्ट पॉजिटिव। अ परमिशन स्लिप। हाँ, और इसका स्ट्रक्चर भी इसको रिफ्लेक्ट करता है। इसमें चैप्टर्स नहीं है बल्कि 45 कैप्सूल्स हैं। कैप्सूल्स? हाँ, छोटी-छोटी कहानियां, आईने और थोड़ी सी दवा का मिश्रण। और इसी बी रियल फिलॉसफी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल उनकी एक कैप्सूल में मिलता है जिसका नाम है द बैम्बू ट्री। द बैम्बू ट्री। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लंबी तैयारी के दौरान थक जाते हैं। चलिए इस कहानी में चलते हैं। तो इस कैप्सूल में एक किसान की कहानी है जो जमीन में एक बैम्बू का बीज बोता है। राइट। और फिर उसका इंतजार शुरू होता है। और ये कोई आम इंतजार नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। वो किसान रोज उस बीज को पानी देता है। रोज? हर हफ्ते उसके आसपास की घास फूस साफ करता है। 1 साल गुजर जाता है, जमीन से कुछ नहीं निकलता। 1 साल? ओके। 2 साल, 3 इयर्स, 4 साल निकल जाते हैं और जमीन पर एक अंकुर तक नहीं फूटता। इट्स जस्ट अ फ्लैट बैरन पीस ऑफ लैंड। 4 साल? इतने में तो कोई भी हिम्मत हार देगा। आसपास के लोग तो जरूर मजाक उड़ाते होंगे, देखो ये पागल आदमी। एग्जैक्टली। पड़ोसी हंसते हैं, दोस्त आकर दया दिखाते हैं, और सोच कहता है कि उसके अपने परिवार वाले भी परेशान होकर पूछते हैं, व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम ऑन समथिंग दैट गिव्स यू नथिंग बैक? गिव्स यू नथिंग बैक। ये सुन के मुझे सीधा यूजीसी मेट एस्पिरेंट्स का ख्याल आ रहा है। बिल्कुल। उनकी सिचुएशन बिल्कुल इस किसान जैसी तो है। वो रोज पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट्स दे रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स वही के वही। हाँ, वो एक जगह आकर अटक गए हैं। हर टेस्ट में स्कोर 55 और 60 के बीच में ही रहता है। उन्हें लगता है कि कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। दे फील कंप्लीटली एंड अटरली स्टक। बिल्कुल। और उन्हें भी वही आवाजें सुनाई देती हैं, शायद पड़ोसियों की नहीं पर अपने ही मन की। व्हाई वेस्ट योर टाइम, मे बी दिस इजंट फॉर मी। सब लोग आगे निकल गए हैं, मैं यहीं अटका हुआ हूँ। राइट। उन्हें लगता है कि उनकी सारी मेहनत, वो सारी रातें जो उन्होंने जाग कर बिताई हैं, सब बेकार जा रही हैं। क्योंकि रिजल्ट फौरन नहीं दिख रहा। एग्जैक्टली। यू कांट सी द ग्रोथ। लेकिन कहानी में किसान हिम्मत नहीं हारता। हाँ, ऐसा क्या था उसके पास जो बाकी लोगों के पास नहीं था? उसके पास थी नॉलेज। सोर्स कहता है, बट द फार्मर हैड रेड अबाउट द बैम्बू, ही न्यू समथिंग दे डिडंट। अच्छा। उसे प्रोसेस पर भरोसा था। उसे पता था कि जो दिख नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। ही ट्रस्टेड द अनसीन प्रोसेस। लेकिन ये भरोसा पैदा करना ही तो सबसे मुश्किल काम है। जब आपके मॉक टेस्ट के स्कोर महीनों तक नहीं बढ़ते,
तो प्रोसेस पर भरोसा सिर्फ एक खोखली फिलोसफिकल बात लगने लगती है। सही बात है। एक एस्पिरेंट इस सिचुएशन से कैसे डील करे? हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन पेशेंटली ग्रोइंग रूट्स एंड जेन्युइनली वेस्टिंग योर टाइम ऑन अ रॉन्ग पाथ? दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन। और इसका जवाब ब्लाइंड फेथ नहीं है, इट्स इन्फॉर्म्ड ट्रस्ट। इन्फॉर्म्ड ट्रस्ट मतलब? द डिफरेंस इज एक्टिव एंगेजमेंट वर्सेस पैसिव रेपिटेशन। अगर आप हर मॉक टेस्ट में सेम गलतियां कर रहे हैं और उन्हें एनालाइज किए बिना अगला टेस्ट दे रहे हैं, तो आप शायद वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ओके, दैट मेक्स सेंस। But if you're analyzing your mistakes, trying new study techniques, spending extra time on your weak areas, even if the score isn't improving yet, तो then you're not wasting time. You are building roots. राइट। The farmer wasn't just blindly watering the ground. वो उसकी देखभाल कर रहा था, मिट्टी चेक कर रहा था, घास-फूस हटा रहा था. It was an active, mindful process. तो प्रोसेस पर ट्रस्ट तभी काम करता है when you are actively in the process. Precisely. That's a crucial distinction. ये फेथ के बारे में नहीं, एफर्ट की क्वालिटी के बारे में है। तो कहानी में आगे क्या होता है? उस किसान के एक्टिव माइंडफुल प्रोसेस का क्या अंजाम हुआ? 5वें साल में जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, अचानक एक दिन कुछ कमाल का होता है। अच्छा, बैम्बू का बीज आखिरकार जमीन चीरकर बाहर निकलता है। फाइनली 5 साल का इंतजार। लेकिन अब आगे क्या? अब आती है एक्सप्लोसिव ग्रोथ। एक्सप्लोसिव ग्रोथ? सिर्फ 6 हफ्तों में, जस्ट 6 वीक्स, वो छोटा सा अंकुर 80 फीट से भी ज्यादा लंबा हो जाता है। 6 हफ्ते में 80 फीट, हाँ। अनबिलीवेबल। Shoots up, covering the skyline in less than 2 months. दैट्स अनबिलीवेबल। ये सवाल खड़ा करता है कि वो 5 साल तक जमीन के नीचे कर क्या रहा था? क्या वो सो रहा था? बिल्कुल नहीं। और सोर्स इसका जवाब बहुत खूबसूरती से देता है। It was not sleeping, it was working beneath the surface. It was working beneath the surface. वो अदृश्य काम कर रहा था। उन 5 सालों में उसकी जड़ें, उसके रूट्स जमीन के नीचे दूर दूर तक और बहुत गहराई तक फैल रही थी। तो वो एक फाउंडेशन तैयार कर रहा था। Exactly, एक ऐसी नींव जो आने वाले 80 फीट की ग्रेटनेस का वेट उठा सके। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैम्बू पहले साल ही उग जाता तो उसकी जड़ें कमजोर होती, थी। थोड़ी सी तेज एक हवा छोटा सा तूफान और वो गिर जाता। लेकिन 5 साल के अदृश्य काम के बाद जब वो जमीन से निकला, इट वॉज अनशेकेबल। उसको कोई हिला नहीं सकता था। और यही है यूजीसी नेट प्रिपरेशन का कोर प्रिंसिपल। राइट। वो 5 साल का इनविजिबल वर्क ही सब कुछ है। हर वो मॉक टेस्ट जिसमें आपके नंबर नहीं बढ़े, हर वो लिटरेरी थ्योरी जो आपको पहली बार में समझ नहीं आई, हर वो रात जब थके हुए थे पर फिर भी एक और चैप्टर पढ़ा। यस, इट डिड नॉट गो टू वेस्ट। वो सब आपकी जड़ें मजबूत कर रहा था। यू वो बिल्डिंग योर इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। तो इस सब का मतलब क्या है एक एस्पिरेंट के लिए? मतलब साफ है, आपकी जर्नी में जब आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो बैम्बू के पेड़ को याद करना। हाँ, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर नॉट स्टक, यू आर ग्रोइंग रूट्स। बिल्कुल। शायद आपकी ग्रोथ अभी जमीन के ऊपर नहीं दिख रही, बिल्कुल। बट इट्स हैपनिंग अंडरग्राउंड। आपका नॉलेज बेस, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी एबिलिटी टू कनेक्ट डिफरेंट ईराज एंड ऑथर्स, ये सब रूट्स हैं। हाँ, ये सब आपके रूट्स हैं जो हर दिन मजबूत हो रही हैं। और जब सही समय आएगा, जब आपकी नींव पूरी तरह तैयार हो जाएगी, तब आपकी ग्रोथ भी उतनी ही तेजी से होगी। शायद एक मॉक टेस्ट सीरीज में अचानक स्कोर 55 से 75 जंप कर जाए। हो सकता है। या एग्जाम के दिन आपको लगेगा कि सारे कॉन्सेप्ट, सारे ऑथर्स, सारे टेक्स्ट्स आपस में जुड़ गए हैं। That will be your bamboo moment. The bamboo moment. The moment when 6 weeks of visible growth is powered by 5 years of invisible work. इस आइडिया को सिर्फ थियोरेटिकल ना रखते हुए सोर्स में एक छोटा सा डेली एक्शन भी दिया गया है। हाँ, 2 चीजें हैं। पहला, हर रात सोने से पहले राइट डाउन 3 थिंग्स you've done today that strengthened your roots. 3 ऐसी चीजें लिखें जो आपने आज की, जिन्होंने आपकी जड़ों को मजबूत किया। This is a very powerful exercise. क्योंकि ये आपको इनविजिबल वर्क को देखने में मदद करता है। और ये चीजें क्या हो सकती हैं? It doesn't have to be I studied for 10 hours, right? Not at all. It can be much more specific and meaningful. जैसे एक UGC नेट इंग्लिश एस्पिरेंट के लिए ये हो सकता है। 1. Today I finally understood the core difference between structuralism and post-structuralism. Okay, a specific concept. 2. I didn't just read a poem by Keats. I analyzed its meter and rhyme scheme to understand how it creates its effect. Deeper analysis. And 3. I was tired,
but I still spent 30 minutes revising the chronological order of Chaucer's works. कंसिस्टेंसी। Exactly. ये छोटी-छोटी चीजें ही रूट्स हैं। ये प्रैक्टिस आपको डेली प्रोग्रेस का एहसास दिलाती है, भले ही मॉक टेस्ट का स्कोर ना बदले। और दूसरा एक्शन है एक एफर्मेशन, जिसे जोर से दोहराना है। आई एम ग्रोइंग रूट्स, आई विल राइज व्हेन इट्स टाइम। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है ना? Not at all. It's a cognitive tool. It's a statement of fact about the process. ये उस किसान के विश्वास ऐसा है। He knew something they didn't. राइट। ये एफर्मेशन आपको वो चीज याद दिलाता है जो आपके अंदर का शोर या बाहर की दुनिया भुलाने की कोशिश करती है, कि a mindful effort is never wasted. It simply compounds underground. It's a reminder to trust the informed process. Yes, the process you've committed to. तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि सफलता हमेशा दिखने वाली प्रोग्रेस नहीं होती। The real work happens beneath the surface. Away from the eyes of the world. हाँ, यूजीसी नेट की तैयारी जैसी यात्रा एक रूट बिल्डिंग मैराथन है। ये 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है। बिल्कुल। Patience and an informed trust in your process are everything. और अगर हम इसे थोड़ा बड़ी पिक्चर से जोड़ें, ओके। एक आखिरी विचार है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। आप यूजीसी नेट में इंग्लिश के सिलेबस में जिन लेखकों को पढ़ते हैं, जैसे काफका, जॉयस, डिकिंस, वर्जीनिया वुल्फ, उनकी खुद की जिंदगी में एक लंबा बैम्बू फेस था। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, एक ऐसा दौर जहां उन्होंने बहुत सालों तक अदृश्य मेहनत की, अपनी जड़ों को मजबूत किया, इससे पहले कि उनका काम दुनिया के सामने 80 फीट ऊंचा खड़ा हो पाया। हमें तो सिर्फ उनका फाइनल वर्क दिखता है। एग्जैक्टली। काफका ने अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ पब्लिश ही नहीं किया, उनका काम पोस्थुमसली फेमस हुआ। जॉयस को यूलिसिस पब्लिश करवाने के लिए सालों तक रिजेक्शन झेलने पड़े। वुल्फ ने अपने कई वर्क्स को खुद पब्लिश किया जब कोई और तैयार नहीं था। That's a powerful connection. We only see their 80-foot success, not the 5 years of invisible root building. Precisely. तो लिसनर के लिए एक सोच ये है, शायद उनके काम को पढ़ना सिर्फ उनकी कहानियों को समझना नहीं है, बल्कि उनके रूट बिल्डिंग के प्रोसेस को भी समझना है। उनके स्ट्रगल को भी। हाँ, जब आप उनके स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं, उनकी रिजेक्शंस और सेल्फ डाउट के बारे में जानते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ग्रेटनेस रातों रात नहीं आती। इससे शायद तैयारी के दौरान होने वाली फ्रस्ट्रेशन को एक नया नजरिया मिल सकता है। बिल्कुल, आप अकेले नहीं हैं। आप उन्हीं ऑथर्स के प्रोसेस को अनुभव कर रहे हैं जिन्हें आप पढ़ रहे हैं। In a way, you are not just studying their literary journey, you are living a version